सच एक व्यू पॉइंट की तरह होता है और सच को कभी भी सोशल मीडिया के व्यूज की जरूरत नहीं होती। यानी सच को भले ही कम व्यूज मिले पर उससे सच की न तो तासीर बदलती है और न ही उसकी तलखी। मशहूर शायर जिगर मुरादाबादी का एक शेर है कि सदाकत हो तो दिल सीनों से खींचने लगते हैं वाइज। सदाकत हो तो दिल सीनों से खींचने लगते हैं वाइज, हकीकत खुद को मनवा लेती है, मानी नहीं जाती। यह है आवाज द वॉइस और आप देखना शुरू कर चुके हैं द मंजीत ठाकुर शो। आज हमारे एपिसोड का विषय है क्या दलित मुसलमानों को मिलेगा उनका हक। इस मसले पर बात करेंगे कुछ ऐसे लोगों से जिन्होंने इस मसले पर बहुत सारा काम किया है और जो दलित मुसलमानों की आवाज बनते रहे। मैं आप किसी भी अपने असराफ दोस्त से बात करेंगे तो 10 लाइन के बाद 11वीं लाइन में वो जरूर कहेगा कि मैं फलाने की नस्ल का हूँ, मैं फला जगह से आया हूँ और मैंने हुकूमत किया इस देश पे। वो हमेशा हमें याद दिलाते रहते हैं कि हम विजित मुसलमान हैं और वह विजेता मुसलमान है। संवाद में दलित मुसलमानों पर लेंगे राय संपादक मलिक असगर हाशमी की। अशराफ में हो गए आपके सैयद, पठान, शेख, तो ये जो लोग हैं ये जहाँ पे हावी हो जाते हैं वो फिर कहीं किसी और को पनपने नहीं देते। दिखाएंगे आपको उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग की ग्राउंड रिपोर्ट। जब भी हम छुआछूत की बात करते हैं हमेशा हिंदुओं में इस कुप्रथा का जिक्र होता है। इस पर बहुत चर्चा भी हुई है, लेकिन भारत के मुसलमानों के बीच छुआछूत पर बमुश्किल ही बात की गई है। इसकी एक वजह तो यह है कि सैद्धांतिक रूप से इस्लाम में जाति प्रथा नहीं है और ये सभी मुस्लिमों को बराबर मानता है। जानकारों का कहना है कि भारत की आबादी में 14% से अधिक मुसलमान हैं और अनुमान है कि 2021 की जनगणना के जब आंकड़े आएंगे ये संख्या अंदाजन 20 करोड़ के आसपास हो जाएगी। उनमें से ज़्यादातर लोग स्थानीय हैं जिन्होंने अतीत में कभी धर्म परिवर्तन किया है। यह भी माना जाता है कि इनमें से अधिकतर ने जाति प्रथा में मौजूद उत्पीड़न से बचने के लिए इस्लाम ग्रहण किया था। सामाजिक रूप से पिछड़े मुसलमानों के एक संगठन के प्रतिनिधि एजाज अली के अनुसार मौजूदा भारतीय मुसलमानों की 75% आबादी दलित है और ये पसमानदा कहे जाते हैं। हालांकि एक अन्य जानकार इस आबादी को 85% तक मानते हैं। डॉक्टर आफ्ताब आलम एक राजनीति विज्ञानी है और उन्होंने अपने एक लेख में कहा है कि भारत और दक्षिण एशिया में रहने वाले मुसलमानों के लिए जाति और छुआछूत जीवन की एक सच्चाई है। अक्सर ऐसा माना जाता है कि मुस्लिम समुदाय में कोई जाति या कास्ट नहीं है, लेकिन कई जानकार कहते हैं कि सच्चाई इस बात से बिल्कुल अलग है। पसमानदा मुसलमानों के हकों के लिए लड़ने वाले लोगों का कहना है कि मुसलमानों में भी जातियां और सब कास्ट होते हैं और उनमें भी भेदभाव होता है। पसमानदा वर्ड का मीनिंग ही है ऐसे मुसलमान जो पिछड़ गए या पीछे रह गए। मुस्लिम कम्युनिटी में अशराफ, अजलाफ और अर्जाल होते हैं। अजलाफ और अर्जाल को मिलाकर पसमानदा कहा जाता है। पसमानदा मुसलमान समुदाय की दलित जातियों को कहा जाता है और इनका पॉपुलेशन कुल मुस्लिम आबादी का 90% होता है। लेकिन सत्ता में चाहे न्यायपालिका, कार्यपालिका या विधायिका हो या मुस्लिम कौम के नाम पर चलने वाले संस्थान हो, पसमानदा लोगों की जगह इनमें काफ़ी कम है। यहाँ तक कि इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद पसमानदा लोग न तो MP बन पाते हैं और न ही MLA। और पॉलिटिकल लीडरशिप में ऊंची जाति के मुसलमानों यानी अशराफ का ही कब्जा है। कई पसमानदा लीडर्स का यह आरोप है कि ऊंची जातियों के मुसलमान खुद को बाहर से आए हुए मानते हैं और ऐसे लोग जो दलित हिंदू जातियों के थे और बाद में कन्वर्ट होकर मुसलमान बने, उनको नीची निगाह से देखते हैं। इन दलित मुसलमानों के साथ बहुत तरह का भेदभाव होता है, चाहे शिक्षा हो या राजनीति। आज भी इस देश में 13 से 15 करोड़ की जनसंख्या वाले पसमानदा समाज मेन स्ट्रीम से दूर और पिछड़े हुए हैं। अगर आप कहें कि पसमानदा मुसलमान कौन है तो सीधे शब्दों में समझिए कि जो लोग सफाई कर्मी, बुनकर, कुरैशी, धुनिया, पमरिया, कलाल जैसे मुस्लिम जातियां हैं जो सामाजिक और आर्थिक दोनों तरफ से न सिर्फ पिछड़े हैं बल्कि उनके साथ भेदभाव भी होता है। डॉक्टर आलम ने 2009 में एक अध्ययन किया था जिसके अनुसार किसी भी प्रमुख मुस्लिम संगठन में एक भी दलित मुसलमान नहीं था और इन सब पर उच्च जाति के मुसलमानों का ही प्रभाव था। अब कुछ शोधकर्ताओं के समूह ने एक बड़ा अध्ययन किया जो उत्तर प्रदेश के 7000 गांवों में कि भारतीय मुसलमानों के बीच भी छुआछूत का अभिशाप मौजूद है। उनके अध्ययन के कुछ निष्कर्ष बताते हैं कि दलित मुसलमानों के बड़े हिस्से का कहना है कि उन्हें गैर दलितों की ओर से शादियों की दावत में निमंत्रण नहीं मिलता है। दलित मुसलमानों के एक समूह ने कहा कि उन्हें गैर दलितों की दावतों में
अलग बिठाया जाता है। इसी संख्या के एक और समूह ने कहा कि वो लोग उच्च जाति के लोगों के खा लेने के बाद ही खाते हैं। करीब 8% दलित मुसलमानों ने इस अध्ययन में कहा था कि उनके बच्चों को कक्षा में और खाने के दौरान अलग पंक्तियों में बिठाया जाता है। कम से कम 1/3 ने कहा कि उन्हें उच्च जाति के कब्रिस्तानों में अपने मुर्दे नहीं दफनाने दिए जाते, या तो वो उन्हें अलग जगह दफनाते हैं या फिर मुख्य कब्रिस्तान के कोने में। इसका मतलब ये भी है कि भारत में भले ही आप जाति को छोड़ दें, लेकिन जाति आपको नहीं छोड़ती है। मुख्य धारा में अल्पसंख्यक विमर्श व्यावहारिक रूप से मुस्लिम विमर्श ही कहलाता है, और देखा जाए तो ये पूरा विमर्श मुस्लिम समाज को बराबर मानकर चलता है। क्या ये बात सही है? क्या इस बात में सच्चाई है? अगर हम तथ्यों को देखें तो पता चलता है कि मुस्लिम समाज कभी भी एक इकाई नहीं रहा है। यहाँ साफ तौर पर बाहर से आए हुए देशी और विदेशी लोगों का विभेद है। इस्लामी फिक्र यानी विधि जो है, उसमें इस्लामी इतिहास की किताबों में भी अशराफ, अजलाफ और अर्जाल का वर्गीकरण मिलता है। अजलाफ और अर्जाल को सामूहिक रूप से पसमानदा कहा जाता है, जो पीछे रह गए। पसमानदा शब्द का अर्थ होता है जो पीछे रह गए हैं। इनमें मुस्लिम धर्मावलंबी, आदिवासी, दलित और पिछड़ी जातियां आती हैं। लेकिन ये समस्या सिर्फ भारत में ही नहीं है, पूरी दुनिया में मुस्लिम समाज में नस्लवाद या जातिवाद मौजूद है, और इसे आप ऊंच नीच भी कह सकते हैं। तुर्की में काली पगड़ी केवल सैयद ही बांध सकता है। भारत में भी ऐसा देखने को मिलता है। यमन के अखदाम जो सफाई कर्मी होते हैं, उनके साथ अछूतों जैसा व्यवहार आम बात है। मुसलमानों के 3 बड़े देश, तुर्की में तुर्क, सऊदी अरब में अरबी बद्दू और ईरान में सैयदों का सत्ता पर वर्चस्व है। अफगानिस्तान की मौजूदा सत्ताधारी तालिबान पख्तून पठान वर्चस्व वाली जमात है। इस्लाम के आधिकारिक स्रोतों हदीस और इस्लामिक फिक्र में 1-2 अपवादों को अगर छोड़ दें तो खलीफा के लिए कुरैश जनजाति, जिनको आप सैयद और शेख के नाम से जानते हैं, ये होना प्रमुख शर्त रहा है। शादी विवाह में नस्ल, जाति, पेशा और क्षेत्र यानी अरबी और अज़मी आधारित भेदभाव स्पष्ट रूप से वर्णित है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के द्वारा जो प्रकाशित है मजमूए कवानीन इस्लामी, जिसे बोर्ड ने मुस्लिम समाज के पर्सनल लॉ के मामले में एक वैधानिक दस्तावेज की मान्यता दे रखी है, इसमें भी इन बातों का समर्थन है। भारत में जो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग था, जिसे आप काका कालेलकर आयोग भी कहते हैं, इसके अलावा मंडल आयोग, रंगनाथ मिश्रा आयोग और सच्चर समिति तक ने मुस्लिम समाज के जातिगत विभेद को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है। सामाजिक न्याय की परिकल्पना में देशज, पसमानदा, अन्य पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में सम्मिलित हैं। स्थिति इतना स्पष्ट होने के बाद भी अशराफ वर्ग इससे इनकार करता है और कहा जाता है कि मुस्लिम समाज में जातिवाद या नस्लवाद नहीं है, और अगर किसी ने इसे माना भी तो ये कहा कि अभी इस पर बात करने का सही समय नहीं है, अभी पूरी कौम खतरे में है, इस्लाम खतरे में है। इस प्रकार पूरे मुस्लिम समाज को एक जैसा, बराबर या समरूप दिखाकर अल्पसंख्यक और मुस्लिम के नाम पर पसमानदा की सभी हिस्सेदारी अशराफ की झोली में चली जाती है, जबकि पसमानदा की आबादी कुल मुस्लिम आबादी का 85% है। लेकिन सत्ता में, चाहे वो न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो या विधायिका हो, या मुस्लिम कौम के नाम पर चलने वाले इदारे हों, संस्थान हो, गैर सरकारी संगठन, NGO हो, जो भी हो, पूरे मुस्लिम समाज के नुमाइंदगी का जो दावा करती हैं, उनमें भारतीय मूल के आदिवासी, दलित और पिछड़े मुसलमानों की भागीदारी लगभग शून्य है। ये बात अब साफ हो चुकी है कि अशराफ अल्पसंख्यक राजनीति के नाम पर पसमानदा की भीड़ दिखाकर सिर्फ अपना हित साधता रहा है, ऐसा कई लोग आरोप लगाते हैं। मजहबी या धार्मिक पहचान की सांप्रदायिक राजनीति शासक वर्गीय अशराफ की राजनीति है, जिससे वो अपना हित सुरक्षित रखता है। अशराफ हमेशा मुस्लिम एकता का राग अलापता है, और ये वो जानता है कि जब भी मुस्लिम एकता बनेगी तो अशराफ ही उसका लीडर बनेगा। एक अजीब बात है कि यही अशराफ वर्ग हिंदू समाज में सामाजिक न्याय को लेकर बहुत सक्रिय रहता है, लेकिन मुस्लिम समाज के सामाजिक न्याय पर या तो ये खामोश रहता है या इधर उधर की बात करके उसको सिरे से खारिज कर देता है। हैरानी की बात यह है कि भारत का बातूनी बुद्धिजीवी वर्ग इस पर बात नहीं करता है। लगभग 13 से 15 करोड़ की जनसंख्या वाले देशज पसमानदा समाज की यह अनदेखी किसी भी रूप में देश और समाज के हित में नहीं है। आइए पहले सुनते हैं कि देश में पसमानदा मुसलमानों की स्थिति पर क्या कहते हैं कुछ प्रमुख बुद्धिजीवी। मुसलमानों के मजहबी इदारे जो हैं, तो मुसलमानों को मजहबी इदारों पर हम चोट इसलिए करते हैं कि ये हमेशा सांप्रदायिक भाषा का इस्तेमाल करते हैं। ये भारत में सौहार्द बुझाने की हमेशा बात करते हैं। तो हम ये चाहते हैं जब हमारे लोग ऐसी जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, जमीयत उलमाए हिंद है, ऐसी जगहों पर हमारे लोग होंगे
क्योंकि पसमानदा का कहीं ना कहीं जब ये हो तो पसमानदा का सांप्रदायिक नेचर नहीं था। पसमानदा ने हमेशा, और हमारा सबसे बड़ा मूवमेंट मोमिन कॉन्फ्रेंस का जो मूवमेंट रहा है आजादी के वक्त, इसमें 40-40 हजार उस वक्त संसाधन विहीन संगठन था। ना हमारे में जमींदार थे, ना हमारे भूमिहीनों का संगठन था। हम मुस्लिम लीग जैसे जमींदारों का विरोध कर रहे थे, हम पाकिस्तान का विरोध कर रहे थे। हमने उस वक्त भी सांप्रदायिक आधार पर देश के बंटवारे का विरोध किया। अगर हम जो मुस्लिम इदारे हैं, संस्थाएं हैं, अल्पसंख्यक नाम से इस देश में चल रही हैं, सरकारी या गैर सरकारी, उसमें अगर हम भागीदारी देते हैं भारतीय मूल के मुसलमानों को, तो एक अच्छी शुरुआत होगी। और ये पहले हम इसलिए ये चाह रहे हैं क्योंकि भारतीय सरकार पहले से ही अपलिफ्टमेंट का काम कर रही है, और वो बिना किसी धार्मिक भेदभाव के कर रही है। जैसे आरक्षण की एक योजना है, या अभी आपने आवास योजना देखी थी, या अभी शौचालय बनाने की योजना है, तो उसमें पसमानदा को भागीदारी मिल रही है, पसमानदा उसमें आगे आ रहा है। लेकिन जो मुस्लिम समाज है, मुस्लिम समाज से जो संबंधित इदारे हैं, वहाँ पे पूरी तरह से विदेशी मुसलमान जो हैं, जो खुद को अरब, ईरान और तुर्क मुल्क कहते हैं, उनका पूरी तरह से सुप्रीमेसी, डोमिनेंसी है। वहाँ सामाजिक न्याय बिल्कुल नहीं। तो मैं समझता हूँ कि जब सामाजिक न्याय की बात हो रही है तो घर से शुरुआत की चाहिए। ये अशराफ वर्ग जो है वो खुद क्लेम करता है, वो खुद को विदेशी कहता है, और अपने आप किसी भी अपने अशराफ दोस्त से बात करेंगे तो 10 लाइन के बाद 11वीं लाइन में वो जरूर कहेगा कि मैं फलाने की नस्ल का हूँ, मैं फला जगह से आया हूँ और मैंने हुकूमत किया इस देश पे। तो इस तरह की बात उनकी डेली रूटीन में है। वो हमेशा हमें याद दिलाते रहते हैं कि हम विजित हैं, हम विजित मुसलमान हैं, और वह विजेता मुसलमान। हम कहते हैं 4-5 पार्लियामेंट के मेंबर जीत करके आ सकते थे रिजर्व सीट से, 10-20-50 जो है वो एमएलए जो है रिजर्व सीट से आ सकते थे। जिन रिजर्व सीट को रिजर्व किया गया है उसमें किसी में 40-50% जो है मुस्लिम है, तो जाहिर सी बात है मुस्लिम धोबी अगर लड़का तो वो जीत के आ सकता था। तो ये इस तरीके से ये भी रास्ता रोका गया। क्या 3 कैबिनेट में मिनिस्टर नहीं थे जब 1950 में जो है वो ये रोक लगी? 3 कैबिनेट मिनिस्टर, क्या वजह थी? वो अशराफ थे, एक मक्का का रहने वाला था, एक कहीं का रहने वाला था। तो ये सब जो है खुली आंखों का खेल है। मैं अपने हिंदू भाइयों से निवेदन करना चाहता हूँ कि वो इस चीज को देखें कि हिंदुस्तान का बंटवारा करने वाले लोग एक डिवीजन कराने के बाद भी आज भी खामोश नहीं। जब अशराफों के कहने से पसमानदा के वोट मिल जाते हैं, जब इमाम बुखारी की रिपोर्ट के ऊपर जो है वो वोट मिल जाता है, तो काम चल जाता है। तो क्या जरूरत है कि हिंदुस्तानी मूल के मुसलमान की बात को हम सोचें। आप उनको आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस बने हैं एएमयू में और वगैरह में, आप उनको आप रिजर्वेशन तक देने को तैयार नहीं है। और आप देखिए सोशल जस्टिस आंदोलन, सामाजिक न्याय आंदोलन हिंदुओं में किस हद तक चला गया है, और उसको आप इस्लाम में, हिंदुस्तानी मुसलमानों में क्यों डिनाई कर रहे हैं। तो उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात कही, हाशिम साहब आपकी भी तवज्जो चाहूंगा। उन्होंने कहा कि साहब देखिए इस्लाम कास्टिज्म की इजाजत ही नहीं देता है, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा रहा। उन्होंने कहा अगर हम इसको कास्ट के आधार पे अपनी ही कौम को जज करते हैं या एड्रेस करते हैं, अपनी कौम को अगर हम जाति आधार पे देखते हैं, तो हम इस्लाम से ही खारिज हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि साहब आप जहां से इस्लाम आया है वहां कास्टिज्म नहीं था। तो और हमने कहा कि साहब हिंदुस्तानी मुसलमानों के संदर्भ में मिडिल ईस्ट का वो कानून और या मिडिल ईस्ट का वो थॉट कितना चलेगा। उन्होंने कहा कि साहब जब हिंदुस्तानी मुसलमान मिडिल ईस्ट की किताब पढ़ रहा है, और जब हिंदुस्तानी मुसलमान उनकी जुबान में अजान दे रहा हो और नमाज पढ़ रहा है, तो फिर कानून भी तो उन्हीं का चलेगा ना। हमारे पिछड़ेपन का बहुत बड़ा कारण राजनीतिक पिछड़ापन है। इसलिए पसमानदा आंदोलन जो है, जो हमारा पसमानदा महाज है खास करके, तो हम लोग का सबसे ज्यादा फोकस जो है सियासी हिस्सेदारी के ऊपर है। क्योंकि सियासी हिस्सेदारी, जैसे कि हमारे यहाँ मोमिन काउंसिल का अब्दुल कयूम अंसारी नेता हुआ करते थे, जब बिहार में सरकार बनी तो उन्होंने पसमानदा बहुल एरियाज में बहुत से स्कूल्स खोले, जिससे कि पसमानदा में तालीमी मायार कुछ सुधार हुआ। इसी तरीके से जब हमारी राजनीतिक भागीदारी होगी तो हम पसमानदा बहुल एरियाज में कुछ स्कीम्स के थ्रू, कुछ योजनाओं के थ्रू, कुछ अलग अलग तरह से डेवलपमेंट हम करा सकते हैं। जब हमारी ऑपरेस ये है कि संसद में, विधानसभा में अपने मसाइल, अपने मुद्दों को रख सकते हैं।
पसमानदा की सबसे बड़ी आबादी है अंसारी और कुरैशी। लगभग टोटल मुस्लिम आबादी का यूं कहिए 40% और पसमानदा आबादी का आधी आबादी, पसमानदा आबादी की 50% आबादी जो बुनकर समाज से ताल्लुक रखती है, तो उनके सामने बुनकरों को बिजली की समस्या रही। तो जो भी तथाकथित मुस्लिम लीडरशिप थी, हमारे मुस्लिम रहनुमा थे, हमारे मुस्लिम मौलाना था या मुस्लिम इदारे थे या मुस्लिम मरकज थे, जो भी हमें लीड कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लीड हमें कर रहे थे, तो हमारे जो मूल मुद्दों पर कभी उनका चर्चा का विषय नहीं बना। कुरैशियों पर तमाम तो गोश्त की समस्याएं आई और अभी भी चल रही हैं, तो उनके निराकरण के लिए कभी चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से लेकर जितनी भी धार्मिक संस्थाएं हमारे धर्म के मजहबी इदारे हैं, कहीं पर से कोई आवाज नहीं निकली। जितने भी दलित नेता हुए, किसी ने दलित और पसमानदा की बात नहीं की, दलित मुस्लिम एकता की बात की। तो ओवैसी साहब की भाषा वो पहले बोल चुके हैं, ओवैसी साहब उसी को अपडेट कर रहे हैं। अच्छा जी, आप समझे इस बात को। आज तक वाम से किसी भी बहुजन आंदोलन ने पसमानदा की बात नहीं की, मुसलमानों की बात की। तो ओवैसी साहब भी वही बोल रहे हैं। ओवैसी साहब, उनकी भाषा में बहुत अंतर नहीं है, वो हमारे कभी थे ही नहीं। मेश्राम साहब ने कहा मेश्राम साहब 85 बनाम 15 का नारा देते थे और जय मूल निवासी का नारा देते थे। मैंने कहा 85 बनाम 15 में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हो गया और 85 में बाकी सब हो गए, लेकिन मूल निवासी में हमारा सैयद नहीं आता, हमारा शेख नहीं आता। ये आप कैसे कह रहे हैं कि 85 बनाम 15 भी चलेगा, जय मूल निवासी भी चलेगा? दोनों नारे एक साथ कैसे चल सकते हैं? और भारत में क्या दलित मुसलमानों को उनका हक मिलेगा? इस मसले पर बात करने के लिए आज हमारे साथ आवाज़ द वॉइस हिंदी के संपादक मलिक असगर हाशमी साहब हैं। हाशमी साहब, क्या वाकई ये जो कहा जाता है कि मुसलमान मस्जिद के अंदर तो मुसलमान होता है लेकिन बाहर जाते ही पसमानदा अशराफ अर्जाल में अलग अलग हो जाता है, क्या आरोप सही है? कितनी सच्चाई है? एक मशहूर शेर है, एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज। ये मस्जिद के अंदर की बातें हैं। हाँ। मस्जिद के बाहर जो तस्वीरें हैं वो थोड़ी सी उल्टी हैं। हम शायद अब तो मस्जिदों में भी मारामारी हो गया है और पसमानदा ये नहीं, अब उसमें इतने फ़िरका आ गए हैं मुसलमानों के बीच में भी कि आप एक फ़िरके को मानते हैं तो दूसरे फ़िरके में अब नमाज पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, मतलब मारपीट की नौबत आ जाती है। ये तो मुसलमानों की स्थिति है, लेकिन हकीकत भी ये है कि कहा तो बुनियादी तौर पे यही कहा गया है कि एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद अयाज, यानी कि राजा और रंग एक ही सफ़ में खड़े हो गए नमाज के वक्त में जो कतारें लगती हैं, लेकिन बाहर जो है उसकी तस्वीर बिल्कुल अलग है। और इसमें कोई दो राय नहीं कि कुछ ख़ास जातियाँ जो हैं वो काबिज़ हैं पूरी तरह से, ख़ास तौर से जैसे अशराफ में हो गए आपके सैयद, पठान, शेख। तो ये जो लोग हैं ये जहाँ पे हावी हो जाते हैं वो फिर कहीं किसी और को पनपने नहीं देते। आप जितना भी उठा के देख लीजिए, जितने भी संगठन हैं मुसलमानों के, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके परिवार के लोग यही लोग काबिज़ हैं। मतलब हमें तो ये भी लगता है कि जो अशराफ में भी हैं वो भी वहाँ तक जो जिनकी हैसियत नहीं है, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, सामाजिक रूप से कमज़ोर हैं, उन तक भी उनकी पहुँच नहीं है। तो जो पसमानदा हैं उनकी कहाँ उन तक पहुँच होगी, चूँकि वो जिस आप सच्चर कमेटी और रंगनाथ आयोग की बात कर रहे हैं, तो उनकी रिपोर्ट में भी ऐसे लोगों का ही जिक्र है जो हम जब बात करते हैं, दिक्कत ये है हमारे देश के लिए कि जब हम मुसलमान की बात करते हैं तो इकट्ठा हम बात करते हैं। हम जो है जैसे हिंदू समाज में अगड़ी जाति पिछड़ी जाति करके बात करते हैं, वैसा इसमें बात नहीं होती। इसकी वजह से जो पिछड़ी जाति के मुसलमान हैं उनके साथ पूरी तरह से इंसाफ नहीं होता। जब वो हिस्सेदारी मांगने लगे हैं, अब बाज़ाब्ते उनकी आवाज़ उठने लगी है, उनकी बैठकें होने लगी, किताबों के माध्यम से भी, अलग अलग प्लेटफॉर्म से भी वो अपनी बात कहने लगे हैं, अपना अधिकार मांगने लगे हैं। अच्छा, ये दर्शकों को ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि ये जो 3 वर्ग हैं जो हम अर्जाल कह रहे हैं या पसमानदा कह रहे हैं और अशराफ, वो होते कौन हैं? तो पसमानदा जो है वो तो हम ऐसे कर लेते हैं, इकट्ठे कर लेते हैं, पिछड़ी जाति और जो दलित मुसलमान हैं, तो ये वो हैं, और वो हम उनको इकट्ठा करके फिर हम पसमानदा कह लेते हैं उसको। तो ये वो हैं वो आपको, तो वो जो काम करने वाले हैं, जैसे हिंदुओं में भी होता है नाली सफाई करने वाला, मतलब जो सफाई कर्मी, जो सफाई कर्मी निचले दर्जे का है, वो अर्जाल है वो।
उसके बाद जो थोड़ा सा है, जो दुनिया है, जो बुनकर है, वो फिर तो इस तरीके से जैसे हिंदुओं में है वैसे ही मुसलमानों में भी है, यानी जाति ने नहीं छोड़ा है। हाँ, जाति आप जाति में छोड़ दें। हाँ, भारत में आप हैं तो फिर जात आपको नहीं छोड़ता। जात आपको नहीं छोड़ता। अच्छा, ये भी आरोप है कि जो दीनी तालीम है वो जानबूझकर पसमानदा लोगों के हिस्से में रखी जाती है, और जो अशराफ हैं वो अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाते हैं। ये आरोप कितना, देखिए वो उसको इस तरह से देख सकते हैं कि चूँकि अशराफ है, वो उन्होंने जितने नवाब ववाब जितने थे वो सब अशराफ ही थे, ठीक है। तो उनके पास पैसा था, सामाजिक रूप से वही विकसित थे, उनको भाव भी दिया जाता था समाज में जो है। अभी देखिए बीजेपी की जो सरकार आई है, तो यूपी में इस बार मुसलमानों को इस पर गौर करना चाहिए। यूपी में इस बार एक पिछड़ी जाति के मुसलमान को मंत्री कैबिनेट में पसमानदा मुसलमान को लिया गया है। अब जो अशराफ हैं, इससे पहले जो थे उसमें मंत्री वो अशराफ वर्ग से थे। अब उस पर भी मतलब चर्चा होने लगी कि इनको क्यों लिया। तो अभी उनको लगता है, जो पसमानदा है उनको ये लगता है कि इस सरकार में उनकी पूछ हो रही है। और जैसे बुनकरों पे बहुत सारे काम हुए हैं यूपी में, और चुनाव में भी पसमानदा को लेकर के कई बात प्रधानमंत्री ने भी कहा है इसको लेकर के। बहुत सारी लड़ाइयाँ जो है वो सिर्फ आर्थिक लड़ाइयाँ नहीं होती है, वो आत्मसम्मान की लड़ाइयाँ होती हैं। क्या पसमानदा और अशराफ में आर्थिक रूप से भी अंतर है? बहुत ज़्यादा अंतर है। जब आप छोटे गांव में जाएंगे, तो आप किसी भी गांव में चले जाएं, मुसलमानों के किसी गांव में चले जाएं, तो आपको साफ पता चल जाएगा कि पैसे वाला कौन है और आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से पिछड़ा कौन है। तो जो मदरसे में जो बच्चे जाते हैं, आमतौर से जो जाते हैं बच्चे, वो जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से जो लोग हैं उनके ही बच्चे जाते हैं। अमीरों के बच्चे कहाँ जाते हैं पाठशाला में और सरकारी स्कूलों में, वो तो कॉन्वेंट में पढ़ते हैं, विदेशों में जाके पढ़ते हैं। तो वही हाल मुसलमानों का है, ख़ासतौर से जो पिछड़ी जाति के जो मुसलमान है उनका है कि उनके पास चूँकि वो ज़्यादातर मजदूर तबका के लोग हैं। आप यकीन मानिए कि जो काश्तकार हैं या जो बुनकर हैं या मतलब जो बनाने का काम करते हैं मुसलमानों में, वो ज़्यादातर पिछड़ी जाति के। लेकिन कि जो आपसे दबा कुचला जो सिखाया गया इस्लाम में, जो बताया गया है नीचे वालों को ऊपर लाना, तो बेशक उनको ऊपर लाना चाहिए, उनके अधिकार देना चाहिए। और निश्चित है कि जैसे हिंदुओं में हुआ कि आरक्षण दे करके लाने की कोशिश की गई है, उनको अधिकार देने की कोशिश की गई है, तो उसी तरह से, हालांकि अब आरक्षण पे भी बड़े मसले हैं, लेकिन इनको फिलहाल आरक्षण की ज़रूरत है। ऐसा पूरे मुसलमान की स्थिति खराब है, लेकिन जो मुसलमान हैं जो बिल्कुल ही नीचे हैं उनको तो कम से कम ऊपर लाया ही जाए। तो मेरे ख्याल से आरक्षण से इनका बहुत सारा मसला हल हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक असगर हाशमी हमारे साथ बात करने के लिए। धर्म चाहे कुछ भी कहता हो, लेकिन हिंदुस्तानियत ये कहती है कि हिंदुस्तान में रहने वाले हर वर्ग के कमज़ोर व्यक्ति को ज़रूर उसका अधिकार मिलना चाहिए। ये आर्थिक अधिकार भी हो सकता है, सामाजिक अधिकार भी हो सकता है, और उसका आत्मसम्मान भी हो सकता है। एक अच्छी बातचीत हमने मलिक असगर हाशमी के साथ अभी देखी। अगर आप उत्तराखंड के सफ़र पर जा रहे हैं तो बाकी चीज़ों के साथ आपको वहाँ के आसमान में धुआं नज़र आएगा और साथ में नाकों में भर जाएगी जलने की बू। उत्तराखंड के जिस हिसाब से जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ रही हैं, उससे पिछले साल की यादें ताज़ा हो रही हैं। पिछले साल यानी 2021 में उत्तराखंड में पिछले 12 साल में सबसे अधिक 2813 जंगल की आग की घटनाएं दर्ज की गई थी। तब जंगलों की आग पर काबू पाने के लिए सेना के हेलीकॉप्टरों को मोर्चे पर उतारना पड़ा था। उत्तराखंड में बाकी मौसमों की तरह जंगल की आग का भी सीजन है। इस साल जंगल की आग का सीजन 15 फरवरी से शुरू हुआ है और अप्रैल के आखिर तक इस फायर सीजन में अब तक 313 घटनाएं रिपोर्ट की जा चुकी हैं। उत्तराखंड के जंगलों में आग हर साल आने वाली ऐसी आपदा है जिसके पीछे सबसे बड़ी वजह इंसानी दखल को माना जाता है। हर साल उत्तराखंड में सैकड़ों हेक्टेयर जंगल आग से खाक हो जाते हैं और इससे जैव विविधता, पर्यावरण और वन्य जीवों का भारी नुकसान होता है। उत्तराखंड के नैनीताल और ऊधम सिंह नगर जैसे इलाकों के सफर पर जाएं तो आपको आसमान में धुआं दिखेगा और हवा में जलने की बू आएगी। इस साल समय से पहले और लंबे समय तक चले हीट वेव ने
आग को और भड़काया ही है। समझिए, आग में घी डाल दिया है। यदि समय पर बारिश नहीं हुई तो डर है कि पिछले साल की स्थिति दोहराई न जाए। पिछले साल यानी 2021 में बीते वर्षों में सबसे अधिक यानी 2813 जंगल की आग की घटनाएं दर्ज की गई थी, जिसमें करीब 4000 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ था। रुपयों में इस क्षति का आकलन नहीं किया जा सकता, क्योंकि बायोडायवर्सिटी, मिट्टी की उर्वरता और ऑक्सीजन के लिहाज से इनका आकलन पैसे के पैमाने पर शायद ही किया जा सके। पिछले साल जंगलों में लगी आग पर काबू पाने के लिए सेना के हेलीकॉप्टरों को मोर्चे पर उतारना पड़ा था। हालांकि 2020 में जंगल की आग की घटनाएं कम हुई थी और सिर्फ 135 घटनाएं सामने आई थी, क्योंकि कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगा था और सैलानी उत्तराखंड में मनमानी नहीं कर पा रहे थे। इससे पहले वर्ष 2012 में आग की 1328, 2016 में 2074, वर्ष 2018 में 2150 और वर्ष 2019 में 2158 5 बड़ी घटनाओं वाले साल बीत चुके हैं। ऐसा नहीं है कि जंगल की आग पर काबू पाने के लिए पैसों की कमी है। जंगल की आग रोकने के लिए वर्ष 2021-22 में कुल 21.5 करोड़ रुपयों का आवंटन था, लेकिन यह आग पैसों से नहीं, इच्छा शक्ति से बुझती है और इसलिए उत्तराखंड में आग जलती जा रही है। दीजिए विदा मंजी ठाकुर को। नमस्कार।